हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। आज हम आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ईपीएफओ के एग्जाम में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, बट उनको भी हम फिलहाल जो टॉपिक हमारा जैसा एज इट इज रहता है हम उसको वैसे ही रखेंगे। थोड़े से हम बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब हम अपने एक्ट्स करने लगे, जब भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज के जो भी एक्ट्स पढ़े, वेरियस प्रोविजंस पढ़े, तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान हो कि ईपीएफओ जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम 2012 एंड 2015 का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे, और उसमें हम डिस्कस करें सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज वाला पार्ट। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है पुराने एग्जाम्स में, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। इसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, आगे अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए प्रॉपरली हम एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ सकते हैं कि हमें क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में से, जो ईपीएफओ में आया था। अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। यहाँ पर पूछा गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत से, अब देखो ये काफी पुराना भी है, 2012 का पेपर है, तो यहाँ पर पूछा गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991 से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। ठीक है, पहला यहाँ पर बोला गया ओनली 5 इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स रिक्वायर इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एन इन्वेस्टर नीड नॉट फाइल एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। थर्ड है देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्शन इन स्मॉल स्केल सेक्टर्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बीन एनहांस्ड। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के केस में क्या सही है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर 5 इंडस्ट्रीज नहीं है, देयर आर ओनली 4 इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जिनको क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए। ठीक है, कितनी इंडस्ट्रीज है, सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो गया। एन इन्वेस्टर नीड नॉट फाइल एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। ठीक है, यस, दिस इज ट्रू। जो इन्वेस्टर होता है उसको इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम नहीं चाहिए होता है, जबकि इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम जो है वो किसको चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, किसके लिए, स्टेटिस्टिकल पर्पसेस के लिए, जो किससे सिमिलर है, विच इज सिमिलर टू फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो ये इन्वेस्टर है उसको नहीं फाइल करना होता इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, ये किसको चाहिए होता है, इट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991 दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है और इसका आंसर भी यही आएगा। बट सिंस हमें क्या करना है, ये दो और ऑप्शंस भी क्लियर करने हैं। देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्शन इन स्मॉल स्केल सेक्टर्स। कहते हैं कि कोई रिजर्वेशन नहीं है प्रोडक्ट्स की, देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बीन एनहांस्ड। जितनी भी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई है, देयर आर नॉट बीन एनहांस्ड, दे हैज बीन रिड्यूस्ड ओवर टाइम, सॉरी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दैट इज एन इन्वेस्टर नीड नॉट फाइल एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हाउसिंग फैसिलिटी इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। इनमें से कौन से एक्ट में हाउसिंग फैसिलिटी जो है, ठीक है, ये हाउसिंग फैसिलिटी क्या है कि जो भी एक्ट होगा इनमें से, जो मैं भी आपको ऑप्शन बताऊंगी कि इसका आंसर करेक्ट क्या है, उस एक्ट में क्या है कि प्रोविजन दी गई है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, और उसमें ड्यूटी है एम्प्लॉयर की कि उसको क्या करना है कि अपना जो एम्प्लॉय है उसकी फैमिली है उसको अपनी प्लांटेशन में उसके अकोमोडेटिंग जो हाउसिंग है ना, एकोमोडेशन वो प्रोवाइड करनी है। तो कौन से एक्ट के अंदर दिया गया कि हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर विच एक्ट, इट इज अंडर द प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951। यहाँ पर कंपलसरी किया गया है कि उसको क्या करना है, मेंटेन करना है अपने हर वर्कर उसकी फैमिली के लिए अपनी प्लांटेशन में नेसेसरी हाउसिंग एकोमोडेशन। क्लियर, सो हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन कौन से एक्ट के तहत है, इट इज ड्यू टू द प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951। फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट 1952 1948 इसमें ये प्रोविजन नहीं है। क्लियर, जैसे जैसे अब हम आगे एक्ट पढ़ते जाएंगे ना, तो ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े होंगे कि जो ईपीएफओ में आए ये आपको क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट है अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करंटली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस
rather than the power play between employers and employees। कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं अब आज के टाइम पर वो क्या हो गए हैं, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हो गया, एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस, यानी मार्केट फोर्सेस जो है उसके ऊपर ज्यादा रोल प्ले करें, जबकि हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या, इट इज रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, rather than the power play between employers and employees। ठीक है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के रिलेशन से ज्यादा क्या हो गया, इस पे कौन इफेक्ट कर रहा है, द मार्केट एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, हमने देखा कि स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है आज के टाइम पर हैव मेड कंपटीशन सो इंपेरेटिव दैट यूनियंस एंड देयर टैक्टिक्स लाइक स्टॉपिंग प्रोडक्टिविटी नो मोर होल्ड गुड। ठीक है, कि जो यूनियंस हैं और उनके टैक्टिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी जो उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो देखो अब हमने इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हुई है। देखो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है आज के टाइम पर वो एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस जो है उसके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस प्ले करी रेदर देन द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट द स्टेटमेंट 2 व्हिच सेज कि फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव मेड कंपटीशन सो इंपेरेटिव, यस, जो सोर्सेस है ग्लोबलाइजेशन के उन्होंने जो कंपटीशन है बहुत इंपेरेटिव बना तो दिया है, but still union and their tactics are playing a crucial role irrespective of the process of globalization। जितनी भी ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस लग रही है उससे ज्यादा क्रूशियल प्ले रोल जो है वो यूनियन और देयर टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं, दे आर नॉट लाइक स्टॉपिंग। ठीक है, तो वो ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज करेक्ट, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो क्या ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअली टू नो, नो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी पार्ट आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो यूनियंस और देयर टैक्टिक्स हैं दे आर स्टिल प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 का क्या जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। देखो हमें पता है कि एक्ट अभी हमने पढ़े नहीं है, तो जब हम एक्ट पढ़ेंगे तब हम उसकी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल टिप्स पर हो जाएंगी। ठीक है, बट स्टिल अभी हमने ये देखना है ना कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके लिए हम ये ऑब्जेक्टिव्स पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मिनिमम वेज एक्ट 1940 का, इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंगेज्ड इन, कौन से वर्कर्स के जो हमें जो एंगेज है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेज एक्ट में दिया गया है, क्या वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो वो मिनिमम वेज एक्ट में जो दिया गया है कि किन वर्कर्स का इंटरेस्ट जो है वो हमें सेफगार्ड करना है, दैट इज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर यू नो व्हिच आर एंगेज्ड इन द इंडस्ट्रीज, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस ये है, ऑर्गेनाइज से हम शुरू करते हैं, यहाँ पर जॉब्स जो होती है दे आर रेगुलर। ठीक है, जॉब जो होती है रेगुलर होती है, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो यू विल बी गिवन द एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, एक्स्ट्रा सैलरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है दे जॉब्स आर नॉट रेगुलर। ठीक है, नो रेगुलर जॉब्स आर हियर। क्यों नहीं है रेगुलर जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल वर्कर होता है। ठीक है, आप डेली आपके पास काम भी नहीं होता है, जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड आवर्स होते हैं, दैट हाउ मच टाइम यू हैव टू वर्क, बट देयर आर नो फिक्स्ड आवर्स इन अनएम्प्लॉयड सेक्टर। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में यही डिफरेंस है कि ये दिस इज नॉट अ रेगुलर जॉब बट दिस इज अ रेगुलर जॉब। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो मिनिमम वेज एक्ट का है उसमें किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की बात की है, ऑफ द वर्कर्स एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर, तो द ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फॉर्म द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखो अब यहाँ पर मैच तो फॉलोइंग करके भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी किसने कौन सी ये जो थॉट्स है ये दिए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो की है, किस पर्सन ने की है, तो उसके बेसिस पे भी आते हैं, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने पूछा कि इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट की थी। तो इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी, वो स्टार्टेड बाय द रॉबर्ट ओवन। ठीक है, किसने स्टार्ट की थी, रॉबर्ट ओवन ने। ह्यूमन रिलेशंस थॉट जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एल्टन मायो ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड पोस्ट जो है वो किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय चार्ल्स ए मायर। ठीक है, एंड अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट जो है ये किसने दिया था, ए के राइस ने दिया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इनके नाम भी और क्लियर होते जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 3 4 1 2। सो डी पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये किस किसने ये थॉट्स दिए हैं, यू नीड टू रिमेम्बर देयर नेम्स।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही है कि कमिटीज हैं, कुछ बोर्ड्स हैं और इनके चेयरपर्सन कौन रहे हैं, ठीक है। इसका लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 एंड द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पूछा गया है यहाँ पर, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 जो है ये किसकी चेयरमैनशिप में था? इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस पीवी गजेंद्र गड़कर। डू यू रिमेम्बर? ठीक है, 1969 में जो है ये फर्स्ट नेशनल कमीशन जो है ये पोस्ट में आया था, बट ये सेटअप कब हुआ था? इट वाज सेटअप इन 1966, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि 1966 में ये जो है सेटअप हुआ था, लेकिन इसके जो प्रोविजंस हैं ये कब से पोस्ट में आई थी, कब से लागू होना शुरू हुआ था? इट वाज इन 1969, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो इसके चेयरपर्सन कौन थे? जस्टिस पीवी गजेंद्र गड़कर। नेक्स्ट है वेज बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। देखो ये जो वेज बोर्ड है, दिस वाज फॉर टू पर्पसेस, वन फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अनदर फॉर नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट। तो वेज बोर्ड ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट 2009 के जो चेयरपर्सन थे वो थे जी आर मजीठिया, ठीक है। कौन थे? जी आर मजीठिया। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002, ये 1999 में आया था, बट इट वाज सेट अप इन कमिंग टू फोर्स इन 2002 और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे रविंदर वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन दिस इंडेक्स रिव्यू कमिटी 2009, इसके जो चेयरपर्सन थे इट वाज जी के चड्ढा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने ये याद रखना है कि इन कमिटीज के चेयरपर्सन कौन थे, ये सारी कमिटीज हैं रिलेटेड टू द लेबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ लेबर लॉज जो है वो बहुत अच्छे से पढ़े थे। हमने देखा था कि लेबर लॉज के जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं वो हमारे ट्रिनिटी में दिए गए हैं, और हमारा ट्रिनिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दैट इज द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीस। तो इसमें पूछा गया कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट में वो किसमें कॉपरेट की गई है? प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या नन ऑफ द अबव में? अब आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मेरे साथ तो यू पीपल रिमेंबर दैट कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है वो किसमें इनकॉर्पोरेटेड की गई है? इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अंडर द आर्टिकल 43A, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है? द state shall take steps by legislation or in any other way to secure the participation of workers in management of industries, establishment or other organization in an industry, ठीक है। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 43A में कहा गया है, और आर्टिकल 43A जो है इट इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड इट इज द पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ रूरल पुअर, ठीक है। कहते हैं कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है दैट इज NRLM, तो ये लाइवलीहुड ऑप्शंस जो है वो रूरल पुअर जो है, जो मतलब रूरल पुअर हैं, जो गांव के गरीब लोग हैं, उनकी कैसे हेल्प कर रहा है? बाय सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स इन रूरल एरियाज, बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट, बाय सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, डीजल पंप्स एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उनको कैसे हेल्प कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है? बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कैसे कर रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनको स्ट्रेंथन करके। ये क्या है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था इन जून 2012, जिसमें ये कहा गया था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पीपल हैं, ठीक है, हर एक वुमेन फ्रॉम ईच रूरल पीपल, मतलब ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड से भी ली जाएगी, जो क्या करेगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है जो खुद से मतलब काम शुरू करेंगे एंड सर्व देयर सेल्स, तो उनको स्किल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने क्या किया था? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथन किया था। ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये कोई नहीं करता है न्यू इंडस्ट्रीज को सेटअप,
न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को नहीं सेटअप करता है, ये कोई सप्लाई नहीं करता है सीड्स, फर्टिलाइजर, डीजल पंप, ये सिर्फ क्या करता है, इट इज स्ट्रेंथनिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप सो दैट दे स्ट्रेंथन and they can earn their livelihood for themselves. So the correct option is 2 only because it is strengthening the self-help groups. Clear? नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है, एम्स एट एनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 व्हाट, ठीक है, 100 क्या प्रोवाइड करता है मनरेगा वर्कर्स को, डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू एबल एडल्ट्स इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ रूरल हाउसहोल्ड, meals to children of rural households in one financial year, employees for rural developmental schemes in a financial year. मनरेगा क्या करता है, what it provides days of guaranteed wage employment, not employment, ठीक है, wage employment, 100 days आप वर्क करोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ रूरल हाउसहोल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क, ठीक है, जो विलिंग हो पब्लिक वर्क करने के लिए, रिलेटेड किसके रिलेटेड होगा, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है उसके रिलेटेड होगा, और उसके बाद जितने भी स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज जितना भी इनका डिसाइड किया गया होगा उसके ऊपर इनको काम दिया जाता है। तो मनरेगा क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स फॉर रूरल हाउसहोल्ड। आपने ये याद रखना है कि ये रूरल हाउसहोल्ड को दिया जाता है, नॉट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ये स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स जब हम अपनी सोशल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये सब क्लियर हो जाएंगी। और मनरेगा तो इतनी कॉमन सी स्कीम है कि इसके बारे में तो एवरी यूपीएससी स्टूडेंट नोस, ठीक है। Next, one of the following Government of India programs aims to help build or upgrade dwelling units of below the poverty line rural families. इनमें से कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोग्राम है, जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसने क्या किया है, जिसने ये एम किया है कि वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, बिल्ड करेंगे और ड्वेलिंग यूनिट्स बिल्ड करेंगे, यानी कंस्ट्रक्ट करेंगे हाउसेस फॉर व्हाट, बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी रूरल फैमिलीज हैं उनके लिए, ठीक है। तो कौन सा है, नेशनल प्रोग्राम सोशल असिस्टेंस, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, इंदिरा आवास योजना। देखो आवास ही क्या है, आवास मीन्स क्या, ड्वेलिंग प्लेस यानी हाउस। तो ये जो इंदिरा आवास है यही क्या कर रही है, आवास से ही हमें पता चल रहा है ये घर की बात कर रही है, तो ये बनाने की बात कर रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। ये सब स्कीम है, किसकी है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की सब स्कीम है ये इंदिरा आवास योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेस फॉर द एससी और एसटी कैटेगरीज, ठीक है, बॉन्डेड प्री बॉन्डेड लेबर्स के लिए किया जाए, और जितने भी नॉन एससी एसटीज हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, उन सबके लिए क्या किया जाए, हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो ये किसकी स्कीम है, जस्ट ऑफ इंदिरा आवास योजना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू help build or upgrade dwelling units of below poverty line. You need to remember this key point that it is for the BPL. Now the next question, the midday meal scheme was launched in 1995. जो midday meal scheme है वो 1995 में launch की गई थी with the aim to enhance enrollment, retention and attendance of primary school children, improve the nutritional status of primary school children, improve the habit of reading among rural households, encourage the use of tiffin boxes among primary। देखो ये तो नहीं थी, ये भी नहीं थी, इसकी मिड डे मील स्कीम की ये जो है प्रोविजन थी ही नहीं, इसका ये एम था ही नहीं कि हैबिट ऑफ रीडिंग उनकी इंप्रूव करनी है या उनको टिफिन बॉक्सेस देने के लिए इंकरेज करना है। मिड डे मील स्कीम का क्या था कि ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे एनरोल हों, बच्चे स्कूल में आए, पढ़े, रिटेन रहे वहां पर, अटेंडेंस उनकी जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन की है उनको मिड डे मील स्कीम दी गई कि उनको लंच दिया गया, ठीक है, मतलब जो ब्रेक होती है, लंच ब्रेक होती है, उसमें लंच दिया गया सो दैट कि वो ज्यादा ज्यादा आए, खाने के बेसिस पर ही है जो ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो, और इससे जब वो एनरोल होंगे तो उनका क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन का, दिस इज फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, तो वो उनका इंप्रूव होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 1 and 2 ओनली, दैट इज ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि मिड डे मील स्कीम का मेन पर्पस ही क्या था कि हमें एनरोलमेंट और अटेंडेंस जो है वो इंप्रूव करनी है, और उससे भी ऊपर हमें इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इंप्रूव करना है। Now next question, which of the following is not covered by the Employment Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952? This is related to the Social Security Program, ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है। अब ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में
बोला गया है कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है ये क्या करता है, ठीक है, इसमें क्या कवर्ड नहीं है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया क्या कवर्ड नहीं है। देखो इसमें पेंशन भी कवर्ड है, प्रोविडेंट फंड भी कवर्ड है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस भी कवर्ड है। ये सब चीजें क्या है, जब हम एक्ट पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो देयर। उसके बाद जो इसमें कवर्ड नहीं है दैट इज इंजरी कंपनसेशन। अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो उसकी कंपनसेशन जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में कंसीडर नहीं की गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी पार्ट। बाकी ये सारी चीजें जो है इसमें दी गई है, बट दिस इंजरी कंपनसेशन इज नॉट गिवन अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements about workmen compensation on Act 1923 is true। आप देख रहे हो कि कैसे एक्ट्स के बीच में से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है। एक्ट्स आपको बेशक जितने मर्जी ड्राई लगे, लेकिन किस हिसाब से उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रेलेवेंस पूछी गई है, उसमें पूछा गया क्या कवर है क्या कवर नहीं है, इस एक्ट के तहत इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, इस हिसाब से जो यूपीएससी है यूएफओ में क्वेश्चन पूछ रही है रिलेटेड टू एक्ट। तो हमें बेशक एक्ट जितने मर्जी ड्राई लगे, बट वी हैव टू मेक नोट्स ऑन देम सो दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो स्किप ना हो, ठीक है। अब इनमें से क्या है जो वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट जो 1923 केस में ट्रू है, ठीक है, इट इज नॉट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, ये फॉल्स है बिकॉज इट इज अ सोशल सिक्योरिटी legislation. Its name has been changed to the Employees Compensation Act in 2009. Yes, इसका नाम जो है वो चेंज हो गया था Employees Compensation Act में 2009 में, ठीक है, इसका नाम जो है वो चेंज हुआ था। It provides maximum compensation in the event of death. ये इवेंट ऑफ डेथ में मैक्सिमम कंपनसेशन ही प्रोवाइड करती है, बट इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम कंपनसेशन व्हेन इन द इवेंट ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। जब किसी की पूरी बॉडी जो है टोटली डिसेबल्ड हो जाए उसके केस में ये मैक्सिमम कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। इट डज नॉट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, बट इट डज प्रोवाइड, इट्स नॉट, ये प्रोवाइड करती है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के लिए भी। जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे कि डिजीजेस के वेरियस नाम है उसमें लिखे हुए हैं, तो हमें पढ़ना है कि ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में कौन सी डिजीजेस आती हैं और नॉन ऑक्यूपेशनल में कौन सी आती हैं, तो वो लिस्ट जो है वो हम वहां पर पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने ये एक्ट्स नहीं किए, बट व्हेन विल गेट टू डू देम विल डिस्कस ओवर देयर, ठीक है। तो अब हमें पूछा यहाँ पर कि इस केस में वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 के केस में क्या ट्रू है, तो वो ट्रू ये है, करेक्ट ऑप्शन ये है कि इसका नाम जो है वो चेंज हुआ था एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इन 2009, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट, which of the following legislation is comprehensive social security legislation। इसमें पूछा गया कि comprehensive social security legislation कौन सी है, तो comprehensive कौन सी होगी, maternity benefit act, employees state insurance act, employees compensation act या employees provident fund and miscellaneous provisions act। देखो नाम से ही पता चल रहा है maternity benefit act सिर्फ maternity, ठीक है, comprehensive नहीं है। employees state insurance act इंश्योरेंस की बात है, employees compensation act compensation की बात है, लेकिन हमने देखा था कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में डिपॉजिट इंश्योरेंस भी कवर हो रहा है, ठीक है, पेंशन भी कवर हो रही है, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी कवर हो रहा है और पेंशन भी कवर हो रही है और हमारे प्रोविडेंट फंड जितने भी हैं वो भी सारे कवर हो रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी पार्ट, क्या आएगा, डी पार्ट, ठीक है। तो कौन सी लेजिस्लेशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव है जिसमें सारी चीजें डिटेल में कवर होती है, दैट इज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ठीक है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स और प्रोविडेंट फंड, इसमें तीनों कवर होते हैं, बाकी इन तीन में ये सब चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। Next question, what is the maximum limit of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act 1972। देखो Payment of Gratuity Act 1972 है, this is also a part of the Social Security, ठीक है। तो उसमें पूछा गया कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख, 75 लाख, 10 लाख या 10.5 लाख रुपीज। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये है हमारा 2012 का पेपर, तो 2012 में, ठीक है, 2015 में भी अगर ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम का भी है, तो उसमें क्या है कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है वो था 10 लाख रुपीज, ठीक है, वो था 10 लाख रुपीज। बट हमें क्या करना है, अब हम 2023 में ये चीज पढ़ रहे हैं, व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें याद रखना है कि 29 मार्च 2018 से जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट की जो
लिमिट है ये बढ़ा दी गई है। पहले 2018 तक ही कितनी थी, 10 लाख रुपीस थी। अगर ये क्वेश्चन उस साल में आया तो वहां पर इसका आंसर 10 लाख रुपीस होना चाहिए था, बट आज के टाइम में ये इंक्रीज हो गई है, नाउ इट हैज बीन 20 लाख रुपीस। पर ये ऑप्शन में नहीं है, और मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेंज इसीलिए भी नहीं किया है क्योंकि ये वहां का पेपर है आपको बताने के लिए कि अर्लियर जो लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, बट 2018 से जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गई है, तो अब कितनी कर दी है, 20 लाख रुपीस कर दी है। तो अगर हम आज के टाइम में देखें तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, बट जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका आंसर क्या था, 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है इट हैज बीन इंक्रीज टू 20 lakhs। नेक्स्ट इज endeavor of Janani Suraksha Yojana program is to promote institutional deliveries, monetary assistance to the mother to meet the cost of delivery, provide for wage loss due to pregnancy and confinement। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर क्या किया गया है, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम बनाया गया है। क्या किया गया है, इट इज टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और मॉनेटरी असिस्टेंस जितनी भी मदर्स है उनको उनकी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी के लिए दी जाए, सो दैट की नियोनेटल और मेटरनल मोर्टेलिटी जो है उनको डिक्रीज किया जाए बाय प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एक तो इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट की जाती है, मॉनेटरी असिस्टेंस भी दी जाती है, किसको दी जाती है, मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, जितना भी डिलीवरी चार्जेस में कॉस्ट आएगा उसको फुलफिल करने के लिए। प्रोवाइड फॉर वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड कंफाइनमेंट, ये नहीं दिया जाता जो वेज लॉस हो, कंफाइनमेंट, और ये इसके अंदर कवर नहीं है। व्हाट इज कवर्ड इन दिस इज 1 and 2 only, so the correct option is A part 1 and 2 only। ठीक है, now the next question is the famous गिरी अप्रोच। देखो हमने कुछ अप्रोचेस पढ़ी थी, उसमें एक अप्रोच थी फेमस गिरी अप्रोच, जो किसने दी थी, वीवी गिरी ने दी थी। ठीक है, the then president of India in industrial relations in India espouses the cause of, जो फेमस गिरी अप्रोच है वो क्या बोलती है, एडजुडिकेशन के बारे में बात करती है, कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करती है, कॉन्सिलिएशन या आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो वीवी गिरी अप्रोच जो थी वो उसका मेन फोकस ये था कि म्यूचुअल सेटलमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल सेटलमेंट होना चाहिए और इसमें हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी थर्ड पार्टी की, और अगर हमें थर्ड पार्टी की जरूरत पड़े भी तो उसमें वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होनी चाहिए रादर देन कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको वहां पर बताया था। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि फेमस गिरी अप्रोच जो है उसका कॉज क्या था, वो क्या चाहती थी कि आर्बिट्रेशन के थ्रू ही जो सेटलमेंट्स है वो हो जाए, एंड इट इज वॉलंटरी आर्बिट्रेशन रेदर देन कंपल्सरी आर्बिट्रेशन की म्यूचुअली सेटल्ड केसेस हो जाएं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम। डिसएडवांटेजेस क्या है प्रोविडेंट फंड स्कीम की, मनी इज इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन वर्किंग लाइफ, inflation erodes the real value of savings, it generates post saving that can be used to finance national development plans। अब उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस आर कि मनी इज इनएडिक्वेट, ये मनी इज इनएडिक्वेट। देखो कॉर्पस जो हमारा कलेक्ट होता है अर्ली वर्किंग चाइल्डहुड डेज में तो वो इतना ज्यादा नहीं होता कि उसमें रिस्क अकरिंग की जा सके। ठीक है, तो मनी जो होती है वो कम होती है उसमें, इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग, सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। इन्फ्लेशन जो है दैट इज इरोडिंग द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स, ये भी ट्रू है। It generates forced saving that can be used to finance national development plans, so this is not an advantage but this is an advantage। ठीक है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। तो हमें डिसएडवांटेजेस पूछी गई है प्रोविडेंट फंड स्कीम की, जब आप प्रोविडेंट फंड स्कीम पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत क्लियरली हो जाएगा, क्योंकि जब आप पूरे उसके आपके प्रोविजंस पढ़ लोगे यू विल गेट टू नो व्हाट आर दीज। सो इसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 and 2 only, दैट इज ए पार्ट। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मनी जो होती है जितना भी कॉर्पस हमारा कलेक्ट होता है वो कम होता है, और इन्फ्लेशन जो होती है वो रियल वैल्यू सेविंग्स के वो इरोड कर देती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ठीक है, ये प्रोग्राम्स आपको देखिए, उसके बाद आपने बताना है कि प्रोग्राम्स में कॉमन क्या है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं, हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जितने भी स्कीम्स हैं हमारी सोशल सिक्योरिटी में आती हैं। हमें यहाँ पर पूछा गया है इन प्रोग्राम्स में कॉमन क्या है, दे आर रिलेटेड टू इंप्रूविंग एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर को इंप्रूव करते हैं। दे आर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दे आर प्रोग्राम्स टू इंप्रूव लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दे आर प्रोग्राम्स टू इंप्रूव द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज।
दे आर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, क्रेडिट लिंक, क्लस्टर डेवलपमेंट, ये सारी क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रोग्राम्स हैं। तो इन सब प्रोग्राम्स में कॉमन क्या है, ये सब इसी को कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, बी पार्ट। ठीक है, क्या कॉमन है इनमें, दे आर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आपने ये चीज याद रखनी है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965, ठीक है, प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी वीक्स वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड। देखो मैटरनिटी लीव आपको मिलती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, उसके बाद आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। तो उसमें आपको पूछा गया है कि कितनी वीक्स की आपको वेजेस दी जाती है। ठीक है, उसमें आपको जब आप छुट्टी पर होते हैं स्टिल यू गेट द वेजेस, तो कितनी देर के लिए दी जाती है। देखो अर्लियर अगर हम बात करें 2019 में जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो अमेंड हुआ था, तो उससे पहले जो था इट वाज 12 वीक्स। ठीक है, इट वाज 12 वीक्स। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब तो इसका आंसर 12 वीक्स था, लेकिन आज के टाइम पर ये चेंज हो गया, नाउ इट इज 26 वीक्स। आपने ये याद रखना है। ठीक है, ये पुराने पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता है एक्ट में अमेंडमेंट्स होती हैं, तो आपने याद रखना है कि चेंजेस क्या आई हैं। ठीक है, अब कितनी है, 26 वीक्स है, पहले कितने थे, 12 वीक्स। नेक्स्ट, which of the following are the instruments of providing social security in India? इनमें से कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकम टैक्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जनरल सेल्स टैक्स, LIC, नेशनल पेंशन स्कीम, पोस्टल प्रोविडेंट फंड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखो इनसे हमें पूछा गया कि कौन से हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जर्नल सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स तो ये हमारे टैक्सेस हैं, ये तो हमें टैक्सेस लगना, दीज आर नॉट सोशल सिक्योरिटी, बट रेस्ट ऑल आर, ये क्या है हमारे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, LIC, नेशनल पेंशन स्कीम और पोस्टल प्रोविडेंट फंड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द 2, 4, 5 एंड 6, दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्यों, क्योंकि बाकी तो दो जो है वो क्या है हमारे टैक्स एंड दीज आर नॉट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। Next question, consider the following statements in respect of Atal Pension Yojana. Atal Pension Yojana, this is also related to social security. तो इसमें क्या है, बेनिफिशियरी मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years। देखो अटल पेंशन योजना में जो है क्या प्रोविजन दिए गए हैं कि बेनिफिशियरी जो होता है वो उसकी 18 से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। यस, दिस इज ट्रू। बेनिफिशियरी को पेंशन तभी मिलेगी जब वो कितनी एज अटेन कर लेगा, 60 ईयर्स की जब उसकी एज हो जाएगी, उसके बाद उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी हिज स्पाउस कंटिन्यूज टू रिसीव द पेंशन। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उसके स्पाउस को उसकी पेंशन मिलती रहेगी। यस, दिस इज कवर्ड इन अटल पेंशन योजना। नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी इज परमिटेड। देखो जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि डेथ होने के बाद बेनिफिशियरी की उसकी स्पाउस को मिलेगी, तो नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी तो नहीं होगा, ऑब्वियसली उसने नॉमिनी चूज किया होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट बिकॉज नॉमिनी हैज बीन चूजन बाय द बेनिफिशियरी, जिसको उसके बाद उसकी क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। एंड नॉमिनी कैन बी स्पाउस और एनी अदर पर्सन। ठीक है, which one of the above statements are correct? तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1, 2 एंड 3 ओनली। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉमिनी जो है वो चूज किया होता है। क्लियर। नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखो अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ईपीएफओ जो है स्कीम से भी वेरियस क्वेश्चंस पूछता है, और स्कीम से वो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है क्योंकि जो हमारा सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक रहेगा जो आपको पता है आपके सिलेबस में मेंशन है, उसमें हमें वेरियस स्कीम्स जो है वो कवर करनी है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स। क्या ये 16 ईयर्स की एज तक के लिए क्या है एप्लीकेबल है? ये है 18 to 70 ईयर्स की एज तक जो होगा उसके लिए एप्लीकेबल है, और उनके पास सबके पास क्या होने चाहिए, अपने बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस कवर, नो इट इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस कवर, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर कैसे है कि रिस्क कवरेज जो है स्कीम के अंडर ये 2 लाख रुपए देते हैं अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी आपकी हो जाए। ठीक है, उसके बाद 1 लाख की आपको प्रोवाइड करेंगे पार्शियल डिसेबिलिटी। ठीक है, सो एंड नॉट एन इंश्योरेंस कवर, ये लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है। और इंश्योरेंस जो है वो डेथ और परमानेंटली डिसेबिलिटी जो है जो उसको कवर करता है। क्यों, मैंने आपको बोला कि रिस्क कवरेज कितना है, ₹2 लाख फॉर दिस। ठीक है, अगर एक्सीडेंट से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए और डेथ हो जाए तो उसमें 2 लाख है, और 1 लाख है अगर आप पार्शियल डिसेबल हो जाओ। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 3 and 4 ओनली। ठीक है, इट इज एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
और डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी को ये कवर करता है। कौन? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू पर्सन्स फेस्ड विद, सोशल सिक्योरिटी जो है वो किसको कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी? सिकनेस एंड डिसेबल पर्सन्स को, अनएम्प्लॉयमेंट को, क्रॉप फेलियर से हो जाए जिसको, या लॉस ऑफ द मैरिटल पार्टनर। तो इसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन चारों केसेस में दिए जाते हैं। So the correct option is D, part 1, 2, 3 and 4. This is very easy question. Whenever you get to learn about the social security in India, टिप्स पर आप ये क्वेश्चंस कर सकोगे और ये कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बट द फैक्ट इज कि सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू डू देम वन बाय वन, और जैसे जैसे ये चीजें कंप्लीट होती जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कवर्स फैक्टर्स लाइक, अब जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो कौन से फैक्टर्स कवर करता है? फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज, यस। प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर दी जाती है। प्रोविजन ऑफ कैश बेनिफिट्स ड्यूरिंग सिकनेस एंड मैटरनिटी, कैश बेनिफिट्स दिए जाते हैं। मंथली पेमेंट्स इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, उसमें मंथली पेमेंट्स भी दी जाती हैं। तो इस एक्ट में ये चारों चीजें कवर है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। बाकी फिर यही बोलूंगी, जब भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आप यहाँ से ये एनालाइज करो कि जो यूपीएससी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के पार्ट में से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है। मतलब जो आप चीजें पढ़कर जाओगे वही पूछेगा, इसमें से एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा कि मतलब हवा से कुछ उड़कर आ जाएगा, नहीं। ये अगर एक्ट आप पढ़ोगे तो सब कुछ एक्ट में लिखा होगा। डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लास में मैं आपको कवर अप करवा दूंगी। उसके बाद आपको ये चीजें जितनी भी है बीच से आ रही है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस या कुछ वैसा नहीं है कि मतलब आएगा नहीं, पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे एक्ट के प्रोविजन में जो जो लिखा होगा बस वही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एडल्ट्स अबव द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, 18 से 50 ईयर्स तक जितने भी होंगे उनको ये क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद तो इन्होंने बोला एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स, बट इट इज 18 टू 50 ईयर्स। ठीक है, द प्रीमियम इज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी। जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू क्या हो जाएगा, उनके अकाउंट से कट हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस वर्थ इज डिसाइडेड बाय द अकाउंट होल्डर, ये प्री डिसाइडेड होता है, अकाउंट होल्डर जो होता है इसको डिसाइड नहीं करता है। द लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट इज गिवन टू द फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, और जो लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट है वो डेथ के बाद उसको दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी 2 लाख रुपए का जो रिस्क कवरेज है वो कवर किया गया है इन केस ऑफ डेथ। तो इसके अकॉर्डिंगली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहली तो ये है कि जो प्रीमियम है ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू जो है अकाउंट के जो होल्डर्स अकाउंट है उससे डिडक्ट हो जाएगा, और दूसरा ये है कि लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो फैमिली को आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर दिया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 4, दैट इज दी पार्ट। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अकाउंट होल्डर नहीं डिसाइड करता है, इट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। ठीक है, सो ये थे 2012 2015 के क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसके बाद 2017 और 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ईपीएफओ ने उसके बाद अपना लेवल कैसे इंक्रीज किया है 2012 और 2015 में, देखा कि बड़े ही इजी क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। अब हम उसमें देखेंगे कि क्या पूछा गया है, सो दैट कि हम आगे पेपर के लिए एनालाइज कर सकेंगे किस हिसाब का पेपर आएगा, हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।